गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो लेक्चर है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की पूरी थ्योरी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो लेक्चर है इसका जो लास्ट पार्ट है, लास्ट या फिर आप इसको सेकंड लास्ट पार्ट भी बोल सकते हो, दैट इज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो व्हाट एग्जैक्टली इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये समझने के लिए एक छोटा सा हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट देखेंगे। एक्सपेरिमेंट या फिर मैं बोलूंगा एक डायग्राम देखेंगे। अब ये जो डायग्राम है मैं चाहता हूं आप लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है। हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज द फर्स्ट कॉइल। ये जो फर्स्ट कॉइल है इसको हम लोगों ने एक ईएमएफ सोर्स कनेक्ट किया हुआ है। थोड़ा नीचे दिखा देता हूं मैं। ये आप लोगों ने बेसिकली एक डीसी बैटरी कनेक्ट की है। यहां पे एक प्लग की है, आप टैप की भी यूज कर सकते हो, और इधर एक रियोस्टैट हम लोगों ने यूज किया हुआ है। रियोस्टैट यानी क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो कॉइल है अगर मुझे उसका रेजिस्टेंस चेंज करना है, कॉइल का यानी ये सर्किट का अगर मुझे रेजिस्टेंस चेंज करना है, सो विद द हेल्प ऑफ रियोस्टैट हम लोग वो चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। वो क्यों करना है, तो हम लोग बोलेंगे यहां पे जो हमारा ईएमएफ सोर्स है, जो बैटरी है, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस करंट I1। I1 इज द करंट दैट इज एसोसिएटेड विद कॉइल 1। ये आपकी कॉइल 1 है। और इसको हम लोग बोल रहे हैं वी हैव N1 टर्न्स। ये आपको आ रहा है समझ में। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, यूजिंग रियोस्टैट जब आप I1 का वैल्यू चेंज करते हो तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल आल्सो चेंजेस। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं हम लोग कि इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कैसा रहेगा। बहुत ही सिंपल है, मैं चाहता हूं आप लोगों ने ध्यान देना है। ये जो करंट है ये इस तरह से फ्लो हो रहा है, लाइक दिस, और वापस ऊपर से निकल के फिर नेक्स्ट सर्कल में फ्लो हो रहा है। तो ये इसका डायरेक्शन है। बोलने का मतलब क्या है कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये साइड पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, एंड देन इट इज फ्लोइंग लाइक दिस। तो ये पर्टिकुलर सर्कल में फ्लो हो रहा है। तो अगर ये पर्टिकुलर सर्कल में फ्लो हो रहा है तो यूजिंग राइट हैंड रूल, मेरा जो थंब है, अगर आप यहां पे देखते हो तो राइट हैंड रूल यूज करता हो तो मेरा थंब कहां पे इंडिकेट करता है, थंब इंडिकेट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। यानी ये जो मेरा सोलेनॉइड है, उसका नॉर्थ पोल यहां पे क्रिएट होगा और साउथ पोल यहां पे क्रिएट होगा। ये आपको आ रहा है समझ में। ठीक है, अब ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगे, या जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो कैसा रहेगा, एक्सटर्नली इट विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इंटरनली वी से इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहने वाला है तो हम लोग बोलेंगे इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एक्सियली। तो यहां पे जो मेन फ्लक्स है वो हम लोग बोलेंगे विच इज अलोंग द एक्सिस, ये जो मैंने लाइंस बनाए हुए। यस, एंड वी कॉल दिस एज द प्राइमरी फ्लक्स या द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द फर्स्ट कॉइल। अब हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में ये सीखा था कि लेट अस से इफ I1 इज द करंट, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल जिसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, that is given by phi1, and phi1 is equal to what? It is going to be L into I1, where L is called as what? L is called as coefficient of self inductance। ये आपको आ रहा है समझ में। एक काम करता हूं, ये मैं इक्वेशन यहां पे लिख देता हूं, phi1 is equal to L times I1। Let us say this is your equation number 1। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है ना, इसमें मैं थोड़े चेंजेस करने वाला हूं। सबसे पहले ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स है ना, ये थोड़े मैं और लंबे दिखा देता हूं। और ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी आगे जाके, लाइक दिस। इट इज गोइंग टू मूव लाइक दिस, यहां से भी नीचे से इस तरह से मूव होगी। अब जो हमारी कॉइल 1 है, जिसको N1 टर्न्स थे, उसके साथ में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और कॉइल को प्लेस कर रहे हैं। एंड दैट कॉइल हैज N2 टर्न्स। वो कॉइल कैसे दिखाएगी हम लोग, लाइक दिस। एक छोटी कॉइल ले ली हम लोगों ने, और ये कॉइल को क्या कनेक्ट किया हम लोगों ने, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। यस, अब ये जो कॉइल है जिसमें N2 टर्न्स हैं, वो हम लोगों ने इस तरह से रखी हुई है कि द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट कॉइल, पहले कॉइल का एक्सिस और दूसरे कॉइल का एक्सिस वो क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। यानी पहले कॉइल का एक्सिस इस तरह से और दूसरे कॉइल का भी एक्सिस अलोंग द सेम लाइन है। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके,
यस, ये पहले कॉइल का एक्सिस है, ये दूसरे कॉइल का एक्सिस है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड फ्लक्स है, कॉन्सेंट्रेटेड फ्लक्स कहां पे है, एक्सियल रीजन में, ओके, अलोंग द एक्सिस है। तो वो कॉन्सेंट्रेटेड फ्लक्स इट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर कॉइल सेकेंड। लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटेड फ्लक्स किसके वजह से प्रोड्यूस हुआ है, कॉइल फर्स्ट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे, फ्लक्स इन ए मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड टू कॉइल सेकेंड, ओके, ड्यू टू करंट in coil first is called as, okay, we call it as phi21। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, we call it as phi21। यानी ये जो पार्ट दिख रहा है आपको फ्लक्स का, दिस वन, इसको हम लोग बोलेंगे दिस गोइंग टू बी phi21। नाउ व्हाट इज phi21? तो पहली बात मैं आपको ये बता देता हूं, phi21 इज अ पार्ट ऑफ phi1। जो यहां पे टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो phi1 है, ये आपको ध्यान में रखना है। और वो phi1 का ही कुछ हिस्सा जो है, ओके, विच इज एसोसिएटेड विद द सेकेंड कॉइल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज phi21। ये क्लियर है? जो प्राइमरी फ्लक्स है उसका ही पार्ट क्या है, हम लोग बोलते हैं phi21। एंड वी से phi21 दैट इज फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंड कॉइल, ओके, यस, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, या फिर हम लोग बोलेंगे फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंड कॉइल दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट कॉइल is directly proportional to the current that is flowing in the first coil। ओके, यस, जैसे हम लोगों ने यहां पे लिखा हुआ था phi1 is proportional to I1, उसी तरह से मैं बोलूंगा पार्ट ऑफ phi1 is also proportional to I1। इसको हम लोग बोलते हैं phi21 is proportional to I1। therefore phi21 is equal to, अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकाल दिया अपन ने, तो हम लोग बोलेंगे यहां पे एक कांस्टेंट आ जाएगा एंड दैट कांस्टेंट विल बी कॉल्ड एज m। लेकिन हम लोग बोलते हैं ये क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी m21। ओके, यस, एंड दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल, ओके, विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट कॉइल। विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट कॉइल क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जो करंट मेन फ्लो हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, यहां पे हो रहा है। ये क्लियर है? अब ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे लेट अस से मैं I1 का वैल्यू चेंज करता हूं। अगर मैंने I1 का वैल्यू चेंज किया, कैसे चेंज करूंगा, तो रियोस्टैट को मैं, रियोस्टैट का जो सेटिंग है या जो उसका रेजिस्टेंस है उसको मैं वैरी करूंगा। जब उसको वैरी करता हूं तो I1 का वैल्यू चेंज होता है। जब I1 का वैल्यू चेंज होता है तो हम लोग बोलते हैं phi1 का वैल्यू चेंज होता है। जब phi1 का वैल्यू चेंज होगा तो डेफिनेटली phi21 का भी वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। ओके, और हम लोग बोलेंगे इफ phi21 चेंजेस, दैट इज if the flux associated with the second coil, okay, changes, हम लोग बोलेंगे EMF will be induced in the second coil। एकदम सिंपल लॉजिक है। ये जो हमारी सेकेंड कॉइल है जिसमें N2 टर्न्स है, उसके रिलेटेड अगर फ्लक्स चेंज होता है, ओके, तो उसके रिलेटेड फ्लक्स चेंज होने की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, प्लीज पे अटेंशन, ओके, विल से EMF will be induced in the second coil, जिसको हम लोग बोलेंगे E21। तो व्हाट इज E21? It is EMF in the second coil, okay, due to the change in current in the first coil। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, E21। okay, and by Lenz's law you can say E21 is equal to, okay, minus d phi21 upon dt। okay, this is nothing but you can say E21 is equal to minus d by dt, ओके, ऑफ phi21। phi21 के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे इज गोइंग टू बी m21, ओके, इनटू I1। तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि ये इक्वेशन में जो m21 है, इट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इट इज अ कांस्टेंट, तो उसको बाहर ले लेते हैं, तो हम लोग बोलेंगे इज गोइंग टू बी माइनस m21 di1 अपॉन dt। ओके, यस, इसको हम लोग लिख देते हैं दिस इज E21 एंड लेट अस से दिस इक्वेशन विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब इसका एकदम सिंपल, ओके, एक्सप्लेनेशन में ऐसे दूंगा, जब I1 का वैल्यू चेंज होता है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे अ पार्ट ऑफ फ्लक्स, ओके, पार्ट ऑफ फ्लक्स यानी क्या, तो phi1 का ही एक हिस्सा phi21, ओके,
वो भी चेंज होगा। एकदम सिंपल लॉजिक है। अगर I1 चेंज होता है तो φ1 चेंज होगा, φ1 चेंज होगा तो φ21 चेंज होगा, और अगर φ21 चेंज हो रहा है, ओके, देन देयर विल बी EMF which is induced in the second coil, and that EMF which is induced in the second coil is detected by a galvanometer. गैल्वेनोमीटर या फिर आप यहाँ पे एक मिलीवोल्ट मीटर भी लगा सकते हो, ओके, ये आपके ऊपर है। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझा है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, इसका रिवर्स भी ट्रू है। रिवर्स ट्रू है इसका मतलब क्या कि सपोज अगर आपने यहां पे हमारा EMF सोर्स लगा दिया, ओके, विद द हेल्प ऑफ अ रियोस्टैट, और इधर आपने अगर गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ओके, तो इसका रिवर्स एक्सपेरिमेंट भी ट्रू रहेगा और उतना ही क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा। मैं वापस बता रहा हूं, पहले इसमें हम लोगों ने कॉइल 1 को क्या किया था, EMF सोर्स और रियोस्टैट लगाया था, ओके, और I1 का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। अब हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, कि जो यहां का सेटअप था वो मैंने इधर लगा दिया और इधर का गैल्वेनोमीटर मैंने यहां पे लगा दिया फर्स्ट कॉइल के लिए। अब ऐसे इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि I2 का वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे, ओके, यस। और ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ओके। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंड कॉइल रहेगा अभी, ओके, उसको हम लोग बोलेंगे φ2, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ओके, φ2 विल बी इक्वल टू, लेट अस से इट विल बी L इंटू I2, ओके। अब φ2 क्या हम लोग बोलेंगे, φ2 इज द टोटल फ्लक्स दैट इज एसोसिएटेड विद द सेकेंड कॉइल, ओके, ड्यू टू द करंट दैट इज फ्लोइंग इन इटसेल्फ। तो इसलिए यहां पे क्या हो रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस का हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है, यस। आप यहां पे L2 भी ले सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सेकंड कॉइल, लेकिन फिलहाल मैंने सिर्फ L लिया, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे कि φ2 के द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, उसका कुछ हिस्सा अभी कॉइल 1 के साथ एसोसिएटेड है। जैसे हम लोगों ने यहां पे φ21 लिखा था, अब हम लोग क्या लिखेंगे, φ12। φ12 यानी क्या है, तो फ्लक्स एसोसिएटेड, okay, to the first coil due to current in the second coil, okay, now that will be proportional to what, I2। और ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे φ12 का इक्वेशन क्या मिलेगा, it will be equal to M into I2। लेकिन जैसे यहां पे हम लोगों ने M21 लिखा था, इधर क्या लिखेंगे हम लोग, M12 लिखेंगे। ये आपको आ रहा है समझ में। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे कि जब I2 का वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे तो φ12 का वैल्यू चेंज होगा, और φ12 का वैल्यू चेंज होगा तो हम लोग बोलेंगे कॉइल 1 में EMF इंड्यूस होगा, एंड द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल फर्स्ट, उसको हम लोग बोलेंगे E12, ओके, एंड दैट E12 विल बी इक्वल टू व्हाट, तो जैसे E21 का इक्वेशन मिला है वैसे E12 का इक्वेशन लिखेंगे। E21 का क्या मिला है, -M21 इंटू DI1 बाई dt, यहां पे हम लोग लिखेंगे -M12 इंटू DI2 बाय dt, ओके, लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन देखा है, और वो ऑब्जर्वेशन क्या है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि आपका M12 का जो वैल्यू है, ओके, M12 का वैल्यू, ये जो इक्वेशन लिखा है हम लोगों ने, उससे M12 आपको क्या मिल रहा है, इट इज φ12 अपॉन I2, ओके, एंड M21 का जो वैल्यू मिलता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, φ21 अपॉन I1, ओके, यस। एक्सपेरिमेंटली हम लोगों को यह समझ में आता है कि वैल्यू ऑफ M12 एंड M21 बोथ आर सेम, यानी M12 और M21 क्या है, इक्वल है। और इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, अभी इस तरह से नहीं लिखेंगे M12 या M21, हम लोग इसको एक कॉमन कांस्टेंट का टर्म दे देते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल M, जिसकी वजह से हम लोग आगे ऐसे लिख सकते हैं कि कैपिटल M इज इक्वल टू व्हाट, φ12 अपॉन I2, और यू कैन से इट इज इक्वल टू φ21 अपॉन I1, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, कैपिटल M इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके। यहां पे लिख देता हूं मैं, कैपिटल M इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस,
ओके, तो आई होप आप लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करना है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे लेट अस से कि यहां पे दो कॉइल्स है N1 एंड N2, ओके, सच दैट बोथ आर प्लेस्ड क्लोज टू वन अनदर विद देयर एक्सिस, ओके, एक्सिस यानी हम लोग क्या बोलेंगे, विद अ कॉमन एक्सिस। एकदम सिंपल है कि पहले कॉइल का एक्सिस और दूसरे कॉइल का एक्सिस क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, ओके। ऐसे केस में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके, बिटवीन द टू कॉइल्स कैन बी डिफाइंड एज, ओके, फर्स्ट डेफिनेशन, flux associated, okay, with the first coil due to the current that is flowing in the second coil to the value of the current that is flowing in the second coil. इसको थोड़ा और अच्छे से अगर मैं डिफाइन करूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा, the coefficient of mutual inductance is defined as the ratio of flux associated with the first coil due to current that is flowing in the second coil upon the value of current that is flowing in the second coil, या फिर हम लोग बोलेंगे, okay, it is the ratio of flux associated with the second coil, okay, due to the current that is flowing in the first coil, okay, upon the value of current that is flowing in the first coil, okay, yes. ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि यहां पे अगर इसका मैं SI यूनिट निकालता हूं, इसका SI यूनिट क्या रहेगा, विल से SI यूनिट विल बी, एकदम सिंपल है, फ्लक्स का यूनिट क्या है, इट इज वेबर, और करंट का यूनिट क्या है, इट इज एम्पियर। सब लोग बोलते हैं इसका एक जो यूनिट है दैट इज वेबर पर एम्पियर, बट वेबर पर एम्पियर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज हेनरी। 1 वेबर पर एम्पियर इज इक्वल टू व्हाट, 1 हेनरी। तो जैसे सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी था, वैसे इसका भी यूनिट क्या है, हेनरी। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। इसका एक और यूनिट है, मैं ये डायग्राम को इरेज कर देता हूं, वो यूनिट भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो बेसिकली वी आर सेइंग कि अगर मैं ये इक्वेशन पकड़ूं, ओके, E21 या ये वाला ले लेते हैं, मैं बोलूंगा E21 इज इक्वल टू माइनस M21 इंटू DI1 बाय dt। इसको रीअरेंज किया तो आपको क्या मिलेगा, ओके, कंसिडरिंग मैग्नीट्यूड, M21 क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी E21 अपॉन DI1 बाय dt। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो अभी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन, ओके, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट वी आर सेइंग इज, ओके, M21 इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द EMF इंड्यूस्ड, ओके, इन द सेकेंड कॉइल, ओके, ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल। ये आपको आया समझ में, ओके, यस। वापस मैं ये बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो M21 यानी क्या है, तो अभी हम लोगों ने देखा है M21 एंड M12 सेम है, दैट इज इट इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे डिफाइन कर रहा हूं मैं, इट इज EMF इंड्यूस्ड इन द सेकंड कॉइल, ध्यान से सुनना है, EMF इंड्यूस्ड इन द सेकंड कॉइल, ओके, ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल। EMF का जो यूनिट है दैट इज व्हाट, वोल्ट, और हम लोग बोलेंगे कि इसका जो यूनिट आएगा दैट विल बी एम्पियर पर सेकेंड। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं तो मुझे मिलेगा दिस गोइंग टू बी वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। नाउ वोल्ट अपॉन एम्पियर अगर मैं बात करूं तो बाय ओम्स लॉ, ओके, V अपॉन I क्या हो जाता है, इट इज रेजिस्टेंस। इसको हम लोग बोल देंगे दिस विल बिकम ओम इनटू सेकेंड। तो हम लोग बोलेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक और यूनिट है, ओम सेकेंड, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, दिस इज इक्वल टू हेनरी, यानी 1 ओम पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉट, 1 हेनरी। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके, यस। अच्छा, अभी मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में देखना है, ओके, टेक्स्ट बुक का आप लोगों ने पेज नंबर 282 पे जाना है, ओके, या फिर 282 283 पे जाना है, उसके स्टार्टिंग में देखना है, ओके। वहां पे दिया हुआ है 1 हेनरी इज इक्वल टू वॉट, ओके, वोल्ट अपॉन एम्पियर सेकेंड दिया हुआ है, ओके। वो वोल्ट अपॉन एम्पियर सेकेंड है ना, वो एम्पियर सेकेंड गलत दिया हुआ है, इट इज वोल्ट अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके, यस। टेक्स्ट बुक में वहां पे एक मिस्टेक किया हुआ है, ओके, यूनिट्स में, वो आप लोगों ने करेक्ट करना है, ओके। सही वाला यूनिट ये है, वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर, ये ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम लोग 1 हेनरी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ओके, वो भी आपके टेक्स्ट बुक में ही डेफिनेशन दिया हुआ है। तो 1 हेनरी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं
इट इज इक्वल टू व्हाट 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? ओके तो हम लोग बोलेंगे कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज सेट टू बी 1 हेनरी इफ द ईएमएफ डेवलप्ड इन द सेकेंड कॉइल is of 1 volt if the rate of change of current in the first coil okay is 1 ampere per second। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके तो ये पार्ट आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। ओके तो ये जो पूरा पार्ट था मैंने इरेज कर दिया। अब इसको एक बोलते हैं ना कि एक कंसोलिडेटेड वे टू रिप्रेजेंट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो वो हम लोग फाइनली डिस्कस कर लेंगे वो कैसा है। ओके इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव मेथड टू रिप्रेजेंट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। बहुत ही सिंपल है, हमें ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिले थे M12 एंड M21। M12 वॉज 512 अपॉन I2, M21 वॉज 521 अपॉन I1। एक्सपेरिमेंटली हमको ये पता चला M12 एंड M21 का वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन जनरली वी कॉल इट एज M। M इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन एनी टू कॉइल्स। ओके और हम लोग यहां पे ये बता रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट कॉइल है उसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है और उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसमें हम लोगों ने सेकेंड कॉइल रखी हुई। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, ओके उसके लिए मैं बोलूंगा, ओके आई एम गोइंग टू यूज द सेकेंड वाला फॉर्मूला, यानी M इज इक्वल टू 521 अपॉन I1। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो आपका फर्स्ट कॉइल है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉइल, और ये जो है दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉइल या सेकेंडरी कॉइल। ये क्लियर है? ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं जो 521 है, 521 यानी हम लोग क्या बोलते हैं, द फ्लक्स दैट इज एसोसिएटेड विद द सेकेंड कॉइल ड्यू टू करंट इन द फर्स्ट कॉइल। तो मेन करंट किसमें फ्लो हो रहा है, फर्स्ट कॉइल में। ओके तो 521 को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इट इज फ्लक्स दैट इज एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल। ओके एंड हम लोग बोलेंगे I1 क्या है, I1 is the current that is flowing in the primary coil. Therefore, we can say, okay, phi s is equal to what? Okay, M into IP. ये एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो EMF इंड्यूस होगा, जब हम लोग बोलते हैं IP का वैल्यू चेंज होता है तो phi s का भी वैल्यू चेंज होगा। सो बाय लेंस लॉ द EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू व्हाट, EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल ES is equal to what, d phi s by dt। ओके d phi s by dt को हम लोग कैसे लिखेंगे, विल सिंपली राइट इट एज, ओके m को बाहर ले लेते हैं हम लोग, माइनस m dip by dt। ओके और अगर आप लोगों को याद होगा हम लोगों को एक रिलेशन मिला था, E21 इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, ओके माइनस m इंटू di1 बाय dt। और हम लोगों ने यहां पे ओके बेसिकली m के जगह पे M21 लिखा था। अगर आपको थोड़ी देर पहले जो मैंने बोर्ड पे लिखा था वो फॉर्मूला अगर आपने नोट किया हुआ है तो E21 क्या मिला था, वी गॉट इट एज माइनस M21 इंटू di1 बाय dt। ओके लेकिन उसको जनरली अभी हम हर बार E21 या E12 नहीं लिखेंगे, तो उसको फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले तो हम लोग ढूंढेंगे सेकेंडरी कॉइल कौन सी है। तो EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू ओके माइनस M यानी नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू d बाई dt ऑफ द IP, करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। ये क्लियर है? अच्छा इसमें भी हम लोग बोलते हैं कि अगर इसको रीअरेंज किया तो हमें मिलेगा M इज इक्वल टू वॉट, ओके विल गेट ES अपॉन DIP बाई dt। और यहां पे हम लोग नेगेटिव साइन नहीं ले रहे, वी आर कंसिडरिंग ओनली मैग्नीट्यूड। ओके यस चाहिए तो मैं यहां पे इस तरह से दिखा देता हूं। तो जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, ओके कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कैन बी डिफाइंड एज EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, ओके टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन द प्राइमरी कॉइल। ओके एंड वी से 1 हेनरी को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ओके दैट विल बी 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पर सेकेंड। और ये बेसिकली क्या है, तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था 1 हेनरी is the value of mutual inductance between two coils if the EMF induced in the secondary coil is of 1 volt, okay
when the rate of change of current in the primary coil is 1 ampere per second. ओके, ये डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक्स में भी दी हुई है. ओके, ये आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से नोट कर लेना है. ओके, यस. ओके स्टूडेंट्स, तो जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के लिए मैंने ये डायग्राम एज इट इज रखा हुआ है. ठीक है, यही हम लोगों को यूज करना है. देखो यहाँ पे हमारा दिस इज कॉइल 2 विच इज सेकेंडरी कॉइल एंड कॉइल 1 इज प्राइमरी कॉइल. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या बताता है? ओके, it actually tells us the measure of flux, okay, या the quantity of flux that will be related to coil second, okay, when the current, okay, flows in the coil 1. यानी coil 1 के अंदर जब current flow होता है, okay, तो coil 1 के अंदर जो total flux produce होगा उसका कितना पार्ट या कितना हिस्सा, okay, coil second के साथ associated होगा, okay, that measure of flux is given और इट इज नोटेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. ठीक है, यस, ये आपको क्लियर है. अब इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? तो एकदम सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल से कि द फ्लक्स एसोसिएटेड, ओके, विद द सेकेंडरी कॉइल phi21 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? द फ्लक्स दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल. ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे? phi2 इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? phi1. ये ध्यान में रखना है. Okay, yes, flux produced in the primary coil, okay, yes, it is directly proportional to what? The geometry of the primary coil. यानी प्राइमरी कॉइल में जो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? तो इसमें एक फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न्स, ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, सो विल से phi21 is proportional to phi1 and phi1 is proportional to the number of turns, okay, in n1. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, therefore we say phi21 is proportional to what? n1. Let us say this is the first relation. Okay, also we say phi21, okay, phi21 यानी क्या है? तो हम लोग बोलेंगे कि यदि सेकेंडरी कॉइल में, ओके, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेंगे तो हम लोग बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा? ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स उसके साथ एसोसिएटेड रहेगा. एकदम सिंपल बात है. अगर हम लोग बोल रहे हैं कि सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स कम है, ओके, यस, तो हम लोग बोलेंगे ओवरऑल एरिया ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज लेस. देखो हम लोगों ने ये सीखा हुआ है, फाई इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए. दिस इज फॉर सिंगल टर्न. टोटल फ्लक्स जो रहेगा वो क्या रहेगा? इट विल बी एन इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए. तो अगर मैं बोलता हूं कि यहां पे सिर्फ एक ही टर्न होता कॉइल का, ओके, तो एन का वैल्यू 1 रहेगा, तो फाई का वैल्यू भी क्या रहेगा? कम रहेगा. ओके, yes, we say phi is equal to what? n into phi b, where phi b is flux associated with a single turn. तो जितना ज्यादा n का वैल्यू उतना ज्यादा क्या रहेगा? phi. जितना ज्यादा phi का वैल्यू, यानी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? ओके, द फ्लक्स दैट इज एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल, ओके, वो बढ़ जाएगा अगर n का वैल्यू ज्यादा रहेगा. मैं किसके n की, कौन से n की वैल्यू बात कर रहा हूं? मैं n2 की बात कर रहा हूं. ओके, सो विल से phi21 इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन व्हाट? n2. ऊपर एक रिलेशन मिला है हमें, phi21 इज प्रोपोर्शनल टू n1. एक और रिलेशन हमें मिल रहा है, phi21 इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? n2. सो ये लॉजिक के हिसाब से, ओके, ये जो नीचे का पार्ट है ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए. एक्सप्लेनेशन में आप क्या सेंटेंस लिखोगे? एकदम सिंपल है. ओके, यस, द फ्लक्स दैट इज एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल, ओके, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज प्रेजेंट इन द सेकेंडरी कॉइल. ओके, यस. So phi21 is proportional to n2. Therefore, can I say phi21, okay, is in direct proportion with n1 also and n2 also. तो ये n1 and n2 क्या हो जाएगा? It will get multiplied. Okay, yes. You can say phi21 is equal to what? K times n1 n2. Let us say this is your equation number 2. ठीक है. अब हम लोग क्या बोलते हैं कि मैंने साइड में एक फॉर्मूला यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है, E21, that is EMF induced in the secondary coil, that is equal to what? minus M21 into di by dt. ओके, यस. लेकिन अगर मैं सिर्फ E21 की बात करूं, E21 by Lenz's law, it is going to be what? minus d phi 21 upon dt. लेट अस से मैं बोलूंगा कि जो phi21 का इनिशियल वैल्यू था, phi21 का इनिशियल वैल्यू, ओके, 0 था, एंड phi21 का फाइनल वैल्यू phi21 हो गया. यानी पहले 0 वेबर था,
अब वो बढ़ के लेटर से 10 वेबर हो गया, ओके। और ये जो चेंज हुआ है ना, ओके, ये इंक्रीज इन फ्लक्स जो हुआ है हम लोग बोल रहे हैं इट इज इन टाइम ऑफ 1 सेकेंड। तो ऐसे केस में क्या मैं बोल सकता हूं, न्यूमेरिकली E21, ओके, इज इक्वल टू व्हाट, यू कैन से माइनस d521 बाई dt। d521 यानी क्या हो जाएगा, इट विल बी, ओके, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यानी दिस विल बी 521 माइनस 0 अपॉन dt का वैल्यू कितना बोल रहे हैं हम लोग, 1 सेकेंड। तो ऐसे केस में हमें मिलेगा E21, ओके, ये सब आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। E21 इज इक्वल टू व्हाट, ओके, माइनस ऑफ 521 अपॉन 1। नाउ ये जो रिलेशन है ना, न्यूमेरिकली हम लोग बोल रहे हैं, ओके, वी आर सेइंग न्यूमेरिकली इट इज इक्वल। हाँ, दोनों के यूनिट क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। E21 का यूनिट वोल्ट रहने वाला है, 521 का वेबर रहने वाला है। न्यूमेरिकली इनका वैल्यू सेम है, ओके, बट साइन भी क्या है, अपोजिट है, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है, कैन आई से देयरफॉर E21 एट अ गिवन पॉइंट या एट अ गिवन टाइम इंटरवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाइनल वैल्यू ऑफ द फ्लक्स एट दैट टाइम इंटरवल। सो हम लोग बोलेंगे E21 इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 521। नाउ इफ E21 is proportional to 521, can I say E21 is also proportional to 521 क्या है, it is equal to K N1 N2। K कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी में नहीं लेते हैं, ओके। जब इक्वलिटी लाते हैं, जब इक्वेशन लाते हैं, तब हम लोग K कंसीडर करेंगे, ओके। तो 521 के जगह पे मैं यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, K N1 N2। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। लेकिन जैसे मैंने बोला है कि K को लाने की जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे E21 इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, N1 N2। और आप बोलोगे सर ये जो E21 है, तो आपने यहां पे एक रिलेशन लिखा हुआ है, E21 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस M21 डी आई बाई डी टी, ओके। सो कैन आई से, अगर डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कांस्टेंट रखते हैं हम लोग, ओके, सो वी कैन से कि जो हमारा E21 है इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, M21, और यू कैन से M21 इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, E21। सो इफ M21 is proportional to E21, okay, and E21 is proportional to what, N1 N2। तो ऐसे केस में हम लोग बोल सकते हैं M21 is also proportional to what, E21, but this E21 is proportional to what, N1 N2। तो इससे हमें रिलेशन क्या मिलता है, M21 is proportional to N1 N2। देखो ये आप पे क्या कर रहे हैं ना, हम लोग सिर्फ देखो टेक्स्ट बुक का अगर आप पढ़ोगे ना थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन केस में ये कर रहा हूं। और इसमें रूल ध्यान में रखो, इफ A इज प्रोपोर्शनल टू B, B इज प्रोपोर्शनल टू C एंड C इज प्रोपोर्शनल टू D, तो वी कैन से A इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू व्हाट, D। ये आपको आ रहा है समझ में, वो लॉजिक से हम लोग बोल रहे हैं M21 इज प्रोपोर्शनल टू N1 इंटू N2, M21, बट वी नो दैट M21 इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, M, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्टली वी कैन से M इज प्रोपोर्शनल टू N1 इंटू N2। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया, दिस इज योर रिजल्ट नंबर 3, ओके, यस। अब मैं ये साइड का थोड़ा स्पेस यूटिलाइज करूंगा। देखो ये जो दोनों कॉइल्स है ना आपके, इसका फॉर्म कैसा है, सोलेनॉइड जैसा है। हाँ, डेफिनेटली हम लोग अंदर के तरफ आयन कोर नहीं दिखाया हुआ, लेकिन ऐसे इमेजिन करते हैं, ओके, यस, कि यहां पे आयन कोर प्रेजेंट है और एक कॉमन आयन कोर प्रेजेंट है, ओके, यस। तो मैं बोलूंगा कि सोलेनॉइड के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, और वो फॉर्मूला क्या था, दैट वाज सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, ओके। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ये फॉर्मूला देखा था, दैट वाज इक्वल टू व्हाट, म्यू 0 इंटू एन स्क्वायर इंटू ए, वेयर स्मॉल एन इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू 0 इंटू ब्रैकेट कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल द होल स्क्वायर इंटू ए। ये नहीं हो गया आपका म्यू 0 एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ओके, यस। तो ये एल कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी म्यू 0 एन स्क्वायर ए अपॉन एल स्क्वायर, ओके। तो अगर मैं LHS और ये एक्सट्रीम RHS को कंपेयर करूं, तो यहां का एक L कैंसिल हो जाएगा, यहां का एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा L इज इक्वल टू व्हाट, म्यू 0 एन स्क्वायर ए अपॉन स्मॉल एल। If I say mu 0 is constant, A is constant, L is constant, I get L is proportional to what, N square।
or you can say n square is proportional to what? L. Okay, where L is the self inductance of the coil. If n square is proportional to L, can I say, यहां पे थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, n will be proportional to what? It will be proportional to square root of L. Based on this हम लोग बोलेंगे m is proportional to n1 into n2. तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं m is proportional to n1 किसको प्रोपोर्शनल है? If n is proportional to root L, n1 will be proportional to what? L1, and n2 will be proportional to what? L2. Okay, इससे हमें क्या मिलता है? Okay, इससे हमें एक रिलेशन मिलता है m. Okay, यानी अगर दो कॉइल है तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल इनटू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, व्हाट आई विल डू इज मैं यहां का थोड़ा सा पार्ट इरेज कर देता हूं. ये इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, m इज इक्वल टू, ओके, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दिया, यहां पे कैपिटल K आ गया विच इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी L1 इंटू L2. ओके, बहुत सारे बुक्स में आपको डायरेक्टली दिया रहेगा दिस कैपिटल K, ओके, यस, इज कॉल्ड एज, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग या कांस्टेंट ऑफ कपलिंग, ओके, बिटवीन टू कॉइल्स. मैं चाहता हूं आप लोगों ने टेक्स्ट बुक ओपन करना है. टेक्स्ट बुक का कुछ जो पार्ट है वो हम लोग डायरेक्टली रीड कर लेंगे. पेज नंबर 283 पे जाना है, इक्वेशन 12.48 देखना है. ओके, m इज इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2. ये क्लियर है? ओके, नाउ वी से k इज कॉल्ड एज व्हाट? k इज बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. ओके, k इज यूजुअली लेस देन यूनिटी, यानी हम लोग बोलते हैं कि k का वैल्यू मोस्टली क्या रहेगा? इट विल बी लेस देन 1. ओके, फॉर आइडियल केस, यानी एकदम परफेक्ट केस रहा तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे k का वैल्यू विल बी इक्वल टू 1. दिस इज फॉर आइडियल केस. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हम लोग बोलते हैं पॉसिबल नहीं है. हाँ, थियोरेटिकली हम लोग ले लेते हैं कुछ जगह पे. नॉर्मली जो k का वैल्यू रहता है, ओके, तो उसमें कुछ केसेस दिए हुए. इफ k इज ग्रेटर देन 0.5 द टू कॉइल्स आर टाइटली कपल्ड. इफ k इज लेस देन 0.5 द कॉइल्स आर लूजली कपल्ड. ओके, और हम लोग बोलते हैं इफ k इज इक्वल टू 1. ओके, हालांकि थियोरेटिकली ऐसा होता नहीं. आपका जो थर्ड केस है वो मैं बता रहा हूं. ओके, उसमें आपने ऐड करना है इफ k इज इक्वल टू 1 एंड L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L. हम लोग को मिलेगा m इज इक्वल टू वॉट? 1 इंटू रूट L1. L1 की जगह पे L डाल दिया, L2 की जगह पे भी L डाल दिया, तो ये आपको क्या मिलेगा? 1 इंटू रूट ऑफ L स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी वॉट? L. सो ऐसे केस में आपको मिलेगा, ओके, दिस इज द आइडियल केस जहां पे आपको मिलेगा m इज इक्वल टू वॉट? L. ओके, यानी कोएफिशिएंट ऑफ, ओके, सेल्फ इंडक्टेंस is exactly equal to what? Coefficient of mutual inductance, and coefficient of self inductance for both the coil will be same. Okay, and that will be the value of mutual inductance. Okay, now it may not always be desirable to have a large value of mutual inductance. A large value of m is desirable for transformer. Transformer क्या होता है ये हम लोग अभी आगे के कंसेप्ट में सीखेंगे. लेकिन बहुत सारे जो होम अप्लायंसेस रहते हैं उसमें हम लोग बोलते हैं कि m का वैल्यू क्या रहना चाहिए? कम रहना चाहिए. 0.5 के आसपास रहा तो चलेगा. ठीक है, तो ये पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़ लेना है. ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाता हूं मैं. थियोरेटिकली द कपलिंग बिटवीन टू कॉइल्स इज नेवर परफेक्ट. इफ टू कॉइल्स आर वाउंड ऑन अ कॉमन आयन कोर द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कैन बी कंसिडर्ड एज यूनिटी. बोलने का मतलब क्या है कि ये जो दो कॉइल है, अगर एक ही आयन रॉड के ऊपर, एक ही आयन सिलिंड्रिकल रॉड के ऊपर हम लोगों ने इसको, ओके, इस तरह से वाउंड किया हुआ, ये पहला कॉइल है, ये दूसरा कॉइल है, दोनों का, यानी दोनों बेसिकली क्या है? सोलेनॉइड है, लेकिन दोनों का जो सिलिंड्रिकल आयन कोर है वो कॉमन है. ओके, ऐसे केस में आप बोल सकते हो कि k का वैल्यू क्या हो सकता है? यू कैन टेक इट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1. ओके, for two air core coils or two coils on a separate iron cores, the coefficient of coupling depends on the distance of the two coil and the angle between the axis of the two coil. ये भी इंपॉर्टेंट है. ओके,
एक और पैरामीटर है, सपोज अगर मैं बोलता हूं कि दोनों के लिए कॉमन कोर नहीं है, बीच में कुछ है ही नहीं, ओके, सिंपली हम लोग बोल रहे हैं ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, और यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि अंदर के इसमें आयन कोर के जगह पे एयर अवेलेबल है, तो ऐसे केस में जो के का वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, कि पहले कॉइल का जो एक्सिस है और दूसरे कॉइल का जो एक्सिस है उनके बीच में क्या एंगल है। अब ये कॉइल्स ऐसे भी हो सकते हैं, पहला कॉइल का एक्सिस ऐसा है, दूसरा कॉइल का एक्सिस जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे रखा हुआ है हम लोगों ने, ओके यस, उसके वो एंगल कितना है और दोनों कॉइल के बीच में का डिस्टेंस कितना है। सपोज ये कॉइल को अगर मैं दूर कर देता हूं तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू कम हो जाएगा। ये कॉइल सेकेंडरी कॉइल को अगर मैं एकदम क्लोज लेके जाता हूं, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेकेंडरी कॉइल अभी जो केस में है तो मैं बोलूंगा कि प्राइमरी कॉइल का एक्सिस है, सेकेंडरी कॉइल का एक्सिस है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 है, ओके यस। ये एंगल भी अगर मैं चेंज करता हूं, ये मैं 90 पे लेके जाता हूं, यानी आपकी प्राइमरी कॉइल ऐसी है और सेकेंडरी कॉइल आपकी ऐसी है, ऐसे केस में भी के का वैल्यू मिनिमम हो जाता है। तो के का वैल्यू जो है ओके दो पैरामीटर पे डिपेंडेंट है, ओके यस। हम लोग बोलेंगे सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स एंड सेकेंड एंगल बिटवीन द एक्सिस, ओके। तो अगर आपको के का वैल्यू यूनिटी के पास चाहिए, 1 के पास चाहिए, तो इनके बीच में का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए दोनों कॉइल्स के बीच में का, और दोनों के जो एक्सिस होने चाहिए उनके बीच में एंगल क्या होना चाहिए, इट शुड बी 0, ओके। ये सब सेकेंड पैराग्राफ में दिया हुआ है, ओके। इफ वी वांट टू प्रिवेंट इंटरेक्शन बिटवीन द कॉइल्स, ओके, द कॉइल शुड बी ओरिएंटेड एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड दे शुड बी केप्ट एज फार एज पॉसिबल, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, ओके कि अगर आप 90 डिग्री पे कर देते हो और इनके बीच में का डिस्टेंस भी बढ़ा देते हो, यानी प्राइमरी कॉइल आप यहां पे रख रहे हो और सेकेंडरी कॉइल 90 डिग्री पे काफी दूर रख रहे हो, तो ऐसे इसमें के का वैल्यू क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है या 0 भी हो सकता है, ठीक है यस। तो ऐसा कौन से केस में रहता है, हम लोग बोलते हैं के वैल्यू फॉर रेडियो कॉइल्स, ओके, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर्स लाइज बिटवीन 0.001 टू 0.05, ठीक है। ये बस आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर अभी आपने ज्यादा सोचना नहीं कि ये क्या दिया हुआ है, ओके, रेडियो कॉइल क्या है या के वैल्यू फॉर रेडियो कॉइल्स क्या है, ठीक है। अभी के लिए आप लोगों ने बस इतना ध्यान में रखना है, के का वैल्यू जो है ओके वो दो पैरामीटर पे डिपेंडेंट है। पहले तो हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स एंड एंगल बिटवीन द एक्सिस, ओके, बिटवीन टू कॉइल्स। और यदि हम लोग बोलते हैं कि सेम आयन कोर के ऊपर हम लोगों ने दोनों कॉइल्स को क्या किया हुआ है, बाउंड किया हुआ है, ऐसे इसमें मोस्टली हम लोग के का वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। और यही प्रिंसिपल हम लोग ट्रांसफॉर्मर में भी यूज करने वाले हैं, ठीक है यस। अगर आपको यहां से कुछ नोट करना है, यू कैन नोट इट, ओके। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज ट्रांसफॉर्मर्स, ओके। देखो ट्रांसफॉर्मर्स जो पूरा अरेंजमेंट है, हम लोग क्या बोलते हैं, एक कॉमन आयन कोर रहता है जिसमें प्राइमरी कॉइल है और सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल को हम लोग ओके एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं। एसी वोल्टेज अप्लाई करने का फायदा क्या है, एसी में हम लोग बोलते हैं कि जो वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होता है। जब वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है कॉइल के अंदर वो भी फ्लक्चुएट होता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं देयर इज चेंज इन फ्लक्स अगेन एसोसिएटेड विद द प्राइमरी कॉइल। अब एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो पूरा आयन कोर है वो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, ओके। ये रूल ध्यान में रखना है, जब ये कॉइल में से करंट फ्लो होता है, ओके, ये पूरा का पूरा आयन कोर मैग्नेटाइज हो जाता है, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं देयर इज ऑल्सो अ रिलेटेड फ्लक्स टू द सेकेंडरी कॉइल, ओके यस। तो सबसे पहले मैं प्राइमरी कॉइल के फ्लक्स के बारे में बात करूंगा। ये हमारा जो फर्स्ट कॉइल है, ओके यस। तो ये जो मैंने E1 लिखा हुआ है, दिस शुड बी एक्चुअली EP। EP और ES क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले मैं ऐसा बोलूंगा कि सिंस बोथ कॉइल्स आर ओके यस wound over same ion core, coefficient of coupling K, you can say it is approximately equal to 1। पहली बात तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात आप बोलोगे कि सर ये एक के नीचे एक कॉइल नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा इन दोनों का जो एक्सिस है वो क्या है, पैरेलल है, तो उनके बीच में एंगल क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 0। ये ध्यान में रखना है।
तो जो फ्लक्स अवेलेबल रहेगा फॉर द प्राइमरी कॉइल, सेम फ्लक्स विल बी अवेलेबल फॉर सेकेंडरी कॉइल. ओके, यदि मैं बोलता हूं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग ओके 1 है या 1 के आसपास है, तो जो प्राइमरी कॉइल के साथ फ्लक्स एसोसिएटेड है ओके, सेम फ्लक्स हम लोग बोलेंगे इट विल बी एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल. लेकिन जो मैं फ्लक्स की बात कर रहा हूं दैट फ्लक्स इज फॉर अ सिंगल टर्न. ओके, तो मैं कैसे लिखूंगा यहां पे, प्लीज पे अटेंशन. ओके, सिंस k इज इक्वल टू 1 ओके, फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, पर यूनिट टर्न इज सेम. बोलने का मतलब क्या है, हम लोग बोलेंगे किसका वैल्यू सेम रहने वाला है, इसको हम लोग बोलेंगे फाई. सो फाई का वैल्यू है ना, फ्लक्स पर यूनिट टर्न इज सेम. सो विल से फ्लक्स एसोसिएटेड विद द प्राइमरी कॉइल इट विल बी इक्वल टू ओके एनपी इंटू फाई. ओके, ये आपको ध्यान में रखना है. एंड फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल ओके, इट इज गोइंग टू बी एनएस इंटू फाई. ओके, लेट अस से इसको कंबाइंड में क्या बोल देता हूं, दिस इज योर रिजल्ट नंबर 1. ओके, मैं चाहता हूं आप लोगों ने टेक्स्ट बुक पे जाना है. टेक्स्ट बुक पे ओके पेज नंबर 284 पे दिया हुआ है ओके, कि जो दोनों कॉइल्स है ओके, पहले को हम लोगों ने प्राइमरी बोला हुआ है एंड दूसरे को क्या बोला है, सेकेंडरी बोला हुआ है. ओके, दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर and they are wound on a soft iron core as shown in the figure. The primary and the secondary coils are called as input and output coil. यानी यहां पे हम लोग इनपुट अप्लाई करते हैं और इधर से हमें आउटपुट मिलता है. ठीक है, यस. और हम लोग क्या बोलते हैं, when an AC voltage is applied to the primary coil, the current through the coil changes sinusoidally. Okay, this also causes change in magnetic flux. Okay, which is linked with both the primary coil as well as the secondary coil. ठीक है, अब यहां पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इफ देयर इज चेंज इन फ्लक्स, यानी फाई पी एंड फाई एस का वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है. ओके, यस, देखो जब आईपी का वैल्यू चेंज होगा तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल ऑल्सो चेंजेस, प्राइमरी कॉइल, एंड फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल ऑल्सो चेंजेस. ऐसे इससे मैं बोलूंगा बाय लेंस लॉ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल. अभी आप बोलोगे सर ये जो ईएमएफ इंड्यूस रहेगा वो क्या रहेगा, दैट विल बी बैक ईएमएफ. वो जो ओरिजिनल वीआई रहेगा उसको क्या करेगा, एक तरह से अपोज करेगा. ओके, बट एनीवे लेट अस सी ईपी का इक्वेशन क्या आएगा. ईपी का इक्वेशन रहेगा इट विल बी डी फाई पी बाई डी टी विद अ नेगेटिव साइन. ओके, सो दिस विल बिकम माइनस. ओके, अच्छा फाई पी क्या आपका, तो इट इज एनपी इंटू फाई. तो एनपी जो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, उसको बाहर ले लेते हैं, आपको मिलेगा दिस इज गोइंग टू बी डी फाई बाय डी टी. लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड. और ईएस जो रहेगा दैट विल बी माइनस डी फाई एस बाई डी टी विच इज गोइंग टू बी माइनस एन एस इंटू डी फाई बाय डी टी. दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर थर्ड. अब ऐसे केस में अगर मैं ई एस अपॉन ई पी निकालता हूं, यानी डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2. ओके, यहां पे मैं बोलूंगा जो नेगेटिव साइन है वो कैंसिल हो जाएगी और ये जो कॉमन टर्म्स है वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट एन एस अपॉन एन पी. ओके, यस, देयरफॉर ई एस दैट इज इक्वल टू व्हाट, एन एस अपॉन एन पी इंटू ओके ई पी. ये आपका एक रिलेशन है. ओके, यू कैन से ई एस इज इक्वल टू ओके एन एस अपॉन एन पी जो है. ओके, कुछ बुक्स में उसको के दिया हुआ है और कुछ बुक्स में उसको एन बोला हुआ है. ओके, हमारे टेक्स्ट बुक में क्या बोला हुआ है, लेट अस सी द रेशियो ऑफ द सेकेंडरी कॉइल टू द प्राइमरी कॉइल. ओके, यहां पे ऐसा कोई पर्टिकुलर उन्होंने सिंबल यूज नहीं किया हुआ है, बट लेट अस से हम लोग इसको के बोल देते हैं. ओके, सो ई एस इज इक्वल टू वॉट, के इंटू ई पी, वेयर के इज वॉट, इट इज एन एस अपॉन एन पी. K is called as the transformer turn ratio. Okay, yes, उसको स्मॉल n से भी दिया जाता है. ये आपको आ रहा है समझ में. ओके, अब देखो हम लोग बोलते हैं कि सर ईपी का वैल्यू क्या रहने वाला है. ओके,
ईपी का वैल्यू वही रहेगा जो हम लोग बोलेंगे इनपुट वोल्टेज का वैल्यू रहता है। ओके यस, कैसे क्यों, तो वो हम लोग एसी सर्किट्स में समझेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। बट जो आप ओके वोल्टेज यहां पे अप्लाई कर रहे हो, साइनोसाइडल वोल्टेज या फिर एसी वोल्टेज, उसका वैल्यू और ईपी का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, और यहां पे जो ईएस प्रोड्यूस होगा, दैट ईएस इज सप्लाइड एज व्हाट, आउटपुट। ओके, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं VI इज इक्वल टू ईपी एंड ES इज इक्वल टू व्हाट, V आउटपुट। ठीक है, सपोज अगर मैं बोलता हूं कि नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, ओके ये साइड पे लिख देता हूं मैं, इफ NS is less than NP, NS upon NP okay will be less than 1. ऐसे केस में मैं बोलूंगा EMF induced in the secondary coil will be less than EP, or you can say the output voltage will be less than input voltage, since ES is equal to VO and EP is equal to VI. okay? और जब हमें आउटपुट वोल्टेज कम मिलता है, ओके ऐसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं इसको, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सो बेसिकली जहां पे हमें आउटपुट वोल्टेज, ओके अगेन आउटपुट वोल्टेज का फॉर्म क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज इन द एसी फॉर्म, ओके इट इज इन द अल्टरनेटिंग करंट फॉर्म। ओके, तो अगर आउटपुट का वैल्यू इज लेस देन इनपुट, अप्लाइड इनपुट, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसमें एक और केस है, सपोज अगर मैं बोलता हूं इफ NS is greater than NP, then NS upon NP is greater than 1. ओके, ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे ES will be greater than EP. This is called as what? Step up transformer. अभी हम लोग बोलते हैं जो ट्रांसफॉर्मर्स है उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप लोग जो रोड्स के अलॉन्ग केबल्स देखते हो, इलेक्ट्रिकल के जो लाइंस रहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस रहते हैं, तो वो जो करंट कैरी करते हैं, ओके वो एकदम हाई वोल्टेज पे रहता है। लेट अस से शायद 440 वोल्ट पे भी आपने देखा रहेगा। ओके, कुछ बॉक्स रहते हैं जिसके ऊपर लिखा रहता है 440 वोल्ट, लेकिन हमें घर पे जो वोल्टेज चाहिए रहता है दैट इज अबाउट 220 टू 230 वोल्ट। तो 440 वोल्ट को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है 220 वोल्ट। तो ऐसे इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, वी यूज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। लेकिन वही अगर मुझे वोल्टेज बढ़ाना होगा, ओके देन वी यूज व्हाट, वी यूज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अगेन आपको ये बात ध्यान में रखना है, ओके कि ट्रांसफॉर्मर्स में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ओके एप्लीकेबल रहता है। ओके, बट अभी उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। आई होप आपको ट्रांसफॉर्मर का कंसेप्ट समझ में आया है। ओके, शॉर्ट में मैं बता देता हूं, इनपुट सप्लाई आप लगाओगे, वो सप्लाई में हम लोग बोलते हैं करंट का वैल्यू फ्लक्चुएट होता है। ओके, इट इज अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होता है और ईएस प्रोड्यूस होता है, सॉरी ईपी प्रोड्यूस होता है। ओके, और जैसे ईपी इज लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल, हम लोग बोलते हैं सिमिलरली ईएस भी प्रोड्यूस होता है विच इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, एंड दिस ईएस विच वी ऑब्टेन इज नथिंग बट द आउटपुट वोल्टेज। ओके, न्यूमेरिकली वीआई और ईपी का वैल्यू सेम रहता है। ओके, एंड ईएस डायरेक्टली क्या है, ईएस इज नथिंग बट योर आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, यस, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझा है। ओके, प्लीज नोट दिस। तो इसके साथ आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे दो सॉल्व एग्जांपल्स है। ओके, 12.1 एंड 12.11, इट इज सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है, तो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स with a cross sectional area A of 1 meter square, okay, is kept with its plane perpendicular to the that of magnetic field of 1 Tesla. Okay, तो आपको B का वैल्यू दिया हुआ है 1 टेस्ला, एरिया इज गिवन एज 1 मीटर स्क्वायर, N का जो वैल्यू है नाउ N का वैल्यू इज गिवन एज 100। ठीक है, और आपको क्या बोला हुआ है कि जो कॉइल है, कॉइल के एरिया को जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इट इज परपेंडिकुलर है। ओके, सी इट इज केप्ट विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं जो एरिया वेक्टर रहेगा वो भी परपेंडिकुलर रहता है एरिया को, तो ऐसे केस में वेक्टर बी और वेक्टर ए जो है, ओके वो सेम डायरेक्शन में रहेंगे, और अगर वो सेम डायरेक्शन में रहते हैं तो हम लोग बोलेंगे इन सच केस, ओके द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इज नथिंग बट n इंटू
वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए विच इज n इंटू बी ए कॉस ऑफ 0 दैट इज एन बी ए। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो आपको मिलेगा दिस इज गोइंग टू बी 100 इंटू 1 इंटू 1, आंसर इज 100 वेबर। ओके, ऑप्शन बी को क्या करना है आपने सिलेक्ट करना है। सेकंड इस पे जाते हैं, ये आपका डेरिवेशन ही था। अ कंडक्टर ऑफ रॉड ऑफ लेंथ एल इज मूविंग विद वेलोसिटी v in a direction normal to the uniform magnetic field. Okay, what will be the magnitude of the induced EMF? Okay, इसका जो आंसर है that is okay EMF induced is E is equal to B into L into V. Okay, आपने ऑप्शन ए को क्या करना है सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, टू इंडक्टर कॉइल्स विद इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी एंड 20 मिली हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, उनका रिजल्टेंट जो इंडक्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, तो हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ओके LS इज इक्वल टू L1 प्लस L2। L1 प्लस L2 यानी क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 20 प्लस 10 दैट इज 30 मिली हेनरी। ओके, तो ऑप्शन बी को क्या करना है आपने सिलेक्ट करना है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, पिछला वाला आई होप आपको समझ में आया, ये डायरेक्ट हमारा डेरिवेशन है B इंटू L इंटू V। ठीक है, अच्छा अभी चौथा वाला देख लेते हैं। अ करंट थ्रू अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ओके 10 मिली हेनरी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1 एम्पियर ओके इन 0.1 सेकेंड। ओके, तो अगला वाला जो सम है वो यहां पे कर देता हूं मैं। करंट का वैल्यू जो है DI वो इंक्रीज हो रहा है 0 से लेके कितना, ओके हम लोग बोल रहे हैं 0 से लेके 1 एम्पियर, यानी हम लोग बोलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो DI क्या रहेगा 1 माइनस 0। फाइनल वैल्यू 1 एम्पियर है, इनिशियल क्या थी 0, सो DI का वैल्यू इज 1 एम्पियर और जो टाइम लगा उसको दैट इज 0.1 सेकेंड। ओके, सो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो EMF इंड्यूस होता है मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू व्हाट d∅ बाय dt। ओके, आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज गिवन। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हम लोग बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी L di बाय dt। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूं। सेल्फ इंडक्टेंस कितना दिया, इट इज गिवन एज 10 ओके मिली हेनरी दिया हुआ है, और ऐसे केस में di बाई dt जो है तो वो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 1/0.1। अभी आप बोलोगे सर ये 10 मिली हेनरी, आप इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हो क्या SI में, हेनरी में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो क्या, कोई जरूरत नहीं, हमारा जो आंसर आएगा वो मिली वोल्ट में आएगा। तो हम लोग बोलेंगे 10 मिली हेनरी को ऐसे ही रखते हैं 1/0.1 यानी कितना हो जाएगा, इट विल बी 10 मिली हेनरी इंटू 10 दैट इज गोइंग टू बी 100 मिली हेनरी। अभी चाहिए तो मिली का डाल दो 10⁻³ ओके। अच्छा अभी ये हेनरी इंटू ओके दिस गोइंग टू बी एम्पियर पर सेकेंड, बराबर है ना। ओके, सो हेनरी इंटू एम्पियर पर सेकेंड ये बन जाएगा आपका वोल्ट, तो आपका आंसर आएगा 100 इंटू 10⁻³ दैट इज 0.1 वोल्ट। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में ऑप्शन ए है ओके उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन एन इंडक्टर ऑफ 20 मिली हेनरी। ओके, ठीक है, तो एनर्जी हम लोग बोलते हैं दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको मैं UB बोल देता हूं, दैट इज हाफ L इंटू I², हाफ एज इट इज। अगेन आपका जो ये दिया हुआ इंडक्टर का ये वो 20 मिली हेनरी दिया है, मैं वैसे ही रखता हूं इंटू I²। I का वैल्यू कितना दिया हुआ है, I का वैल्यू इज गिवन एज 1, तो ये हो गया 1², सो ये हो जाएगा आपका 10 मिली हेनरी इंटू 1 एम्पियर स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू यू कैन से 10 इंटू 10⁻³ ओके हेनरी इंटू एम्पियर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा इज गोइंग टू बी जूल। ओके, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इज गोइंग टू बी 10 मिली जूल। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो आपका जो आंसर आएगा ओके ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे ये। ठीक है, तो एनीवे हम लोग क्या करेंगे, आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे ही क्या करते हैं कंक्लूड करते हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे ग्रुप पे पूछ सकते हो। ठीक है, ये पांचों जो MCQ है वो आप लोगों ने नोट कर लेना है। ठीक है।